हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए से कैसे अलग है, इन तमाम बातों को जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद डीएनए आरएनए से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम डीएनए। डीएनए जो कि केंद्रक में होता है, तो देखिए ये होता है कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। केंद्रक के अंदर, केंद्रक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस से न्यूक्लिक अम्ल यानी केंद्रक से केंद्रक अम्ल को किसने अलग किया था? तो जोहानसन फेड्रिक ने किया था। जोहानसन फेड्रिक ने केंद्रक से केंद्रक अम्ल को निकालकर उसका न्यूक्लिक नाम रखा था, जोहानसन फेड्रिक ने। और उन्होंने ही बताया कि केंद्रक अम्ल जो है उसी में डीएनए और आरएनए होता है। ओके, डीएनए आरएनए होता है केंद्रक अम्ल में, ये जोहानसन फेड्रिक ने बताया था। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ने बताया कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में ही होता है, किंतु केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो संख्या में होते हैं 46 और जोड़े में होते हैं 23। तो 23 जोड़े होते हैं और होते हैं संख्या में 46। ठीक है, तो इसके अंदर ही क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल जिसमें होते हैं डीएनए और आरएनए। ओके, तो वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी और जोहानसन ने जरा सा न्यूक्लिक अम्ल को निकाला और उसी में बताया कि डीएनए और आरएनए होता है। ओके, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो केंद्रक के अम्ल के भाग होते हैं, केंद्रक के अम्ल में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए को कहते हैं डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा और कहाँ होता है? तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है, पौधे में होता है, उसमें पाया जाता है। ओके, देखिए डीएनए की जो श्रृंखला होती है, यानी ये जो श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। यानी पॉली का अर्थ होता है कई, पॉली का अर्थ होता है कई, कई न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, इसलिए हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की श्रृंखला को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक का अर्थ होता है कि जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगर क्लास में बहुत सारी लड़की हैं तो वो क्लास जो है लड़के का बहुलक है। अगर क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं तो जो क्लास है वो लड़कियों का बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है एक ही चीज़ जो बहुत प्रकार के हो जाते हैं, एक ही, जैसे न्यूक्लियोटाइड, अगर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड हो गया तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक हो गया। समझ गया? ओके, अब तत्व की बात करें तो तत्व जो होता है फास्फोरस तत्व पाया जाता है। जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए की श्रृंखला कैसी होती है? तो डीएनए की श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ होता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो हमने आपको बता दिया। अब आगे ये देख सकते हैं आप, ये है आपका डीएनए। डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट जो तत्व है जिसमें फास्फोरस तत्व बोलते हैं हम, फॉस्फेट से ही बनता है। और ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो शुगर जो होता है, तो शुगर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइबोज और दूसरा होता है डाइऑक्सी राइबोज। तो डाइऑक्सी राइबोज जो होता है वो डीएनए का है और राइबोज जो है वो आरएनए में पाया जाता है। ओके, और बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस होती है उसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है प्यूरिन, एक होती है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एडेनिन और एक होती है ग्वानिन। तो ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पिरिमिडिन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साइटोकिनिन और एक होता है थाइमिन। वहीं बात करें आरएनए में, तो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है ये प्यूरिन पिरिमिडिन ऐसे ही होता है। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन जैसे इसमें है। लेकिन पिरिमिडिन में यहाँ साइटोकाइनिन के तो होते ही हैं, थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल आ जाता है। ओके, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? तो यूरेसिल आ जाता है। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहीं ग्वानिन जो है वो साइटोकाइनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसको याद करने का ट्रिक है एप्पल ट्री। एप्पल ए से हो जाएगा एडेनिन और टी से हो जाएगा थाइमिन। तो इंसान
2 एप्पल से ज़्यादा नहीं खाना पसंद करता है, तो एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वहीं ग्वानिन साइटोकाइनिन के साथ ट्रिपल बनाता है। जी से हो जाएगा जग, और साइटोकाइनिन का हम सी डाल लेते हैं, तो सी से हो जाएगा जग जूस। ऐसे आप रख सकते हैं जग जूस। तो आदमी जूस जो है वो 3 ग्लास भी आराम से पी सकते हैं। तो ग्वानिन साइटोकाइनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वहीं एडेनिन जो है थायमिन के साथ कितना बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब बात करें अवलोकन का, तो सबसे पहले डीएनए का अवलोकन किसने किया था, तो सबसे पहले डीएनए का अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। कार्लसबर्ग अगर ऑप्शन में नहीं है आपके, अगर कोनबर्ग दे देगा तो आप कोनबर्ग के साथ भी जा सकते हैं, यानी कोनबर्ग को भी आप टिक कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि केंद्रक से केंद्रक अम्ल को अलग करके उसका न्यूक्लिक नाम किसने रखा। आपको बताएं कि जो जोहानसन थे, जोहानसन फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने क्या किया था, तो जोहानसन फ्रेडरिक मिशर ने केंद्रक से केंद्रक अम्ल को लिया, और केंद्रक अम्ल को लेकर उन्होंने बताया कि केंद्रक अम्ल से उन्होंने लेके बताया कि केंद्रक अम्ल में ही डीएनए और आरएनए होते हैं। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। न्यूक्लिन रखा था, तो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि न्यूक्लिन नाम किसने रखा था, तो ये जोहानसन फ्रेडरिक मिशर ने रखा था। कभी कभी आपको जोहानसन ना देकर सिर्फ फ्रेडरिक मिशर भी अगर नाम दे तो आप उसको टिक कर सकते हो, ओके, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए को हरगोविंद खुराना ने देखा था। अगर बात करें इसकी संरचना की, तो डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड की होती है। डीएनए की जो संरचना होती है, शायद आप देख पा रहे हैं, देखिए डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें से एक जो ये लाइन है ब्लू वाली, इसे हम हटा देंगे तो आरएनए बन जाएगा, और वहीं ये लगा दिए तो डीएनए बन गया। तो डबल स्टैंडर्ड होती है डीएनए की संरचना। ये किसने बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1962 ईस्वी में। ओके, ये ट्रिक है जो हम आपको बताए थे, एप्पल ट्री, एडेनिन के साथ थाइमिन, और जग जूस ग्वानिन के साथ साइटोकाइनिन। ओके, तो एटीजीसी करके आप याद रख सकते हैं। अगर आप एक भी याद कर सकते हैं, जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन का डबल बॉन्ड है, तो भी आप दूसरा ऑप्शन देख के उसका टिक लगा सकते हैं। एडेनिन के साथ थाइमिन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। आगे देखते हैं हम आरएनए को देखते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर इसकी संरचना की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। वहीं बात करें डीएनए की तो डबल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए जो होता है वो 2 कुंडली वाला होता है, डबल स्टैंडर्ड। वहीं बात करें आरएनए की तो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। शुगर की बात करें तो शुगर, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। वहीं डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और इसमें राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस जो होता है उसमें था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन और थाइमिन। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन और थाइमिन। तो इसमें भी है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, पर यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, तो थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल आ जाएगा। ओके, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए जो होता है ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आरएनए के 3 भाग होते हैं, जैसे एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए होता है उसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोज आरएनए। ओके, तो मैसेंजर आरएनए का काम होता है अमीनो एसिड की पहचान करना। अब आप पूछेंगे कि मैम ये अमीनो एसिड क्या होता है, तो देखिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, तो 20 अमीनो एसिड चाहिए होता है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में मौजूद होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन निर्माण करने के लिए कितना अमीनो एसिड चाहिए होता है, 20 अमीनो एसिड चाहिए होता है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 10 अमीनो एसिड। तो 10 अमीनो एसिड जो है ये हम जो खाना खाते हैं उसमें से लिया जाता है। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे 10 अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है, और 10 जो होता है वो हमारा बॉडी खुद बना लेता है। तो जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद एमआरएनए का काम होता है कि जो भी हम भोजन ग्रहण किए उसमें से 10 अमीनो एसिड की पहचान करना। ये किसका काम होता है, एमआरएनए का काम होता है। एमआरएनए का काम होता है कि जो हमने भोजन किया
उसमें जो 20 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड, हमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें से 10 अमीनो एसिड की पहचान करना किसका काम होता है? तो 10 अमीनो एसिड की पहचान करना mRNA का काम होता है। तो mRNA का काम होता है 10 अमीनो एसिड की पहचान करना। तो वो क्या करता है? 10 अमीनो एसिड की पहचान कौन कर लेता है? तो mRNA कर लेता है। ओके, क्लियर? 10 अमीनो एसिड की पहचान ये mRNA कर लिया। ये 10 अमीनो एसिड की पहचान करने के बाद ये tRNA को फ़ोन लगाता है। ओके, tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र RNA। तो ये ट्रांसफ़र RNA को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के कहता है कि भाई हमने ना 10 अमीनो एसिड की पहचान कर ली है। मैसेंजर RNA मैसेज करता है किसको? tRNA को। tRNA को कहता है कि हमने 10 अमीनो एसिड की पहचान कर ली है, तुम आओ और इसको ले जाओ। mRNA कहता है tRNA को कि तुम आओ और इस 10 अमीनो एसिड को ले जाओ। तो कहाँ ले जाओ? तो rRNA के पास ले जाओ। तुम आओ यहाँ पे, ठीक है। tRNA को बोलता है कि तुम आओ, ओके, और आने के बाद तुम इसको ले जाओ। किसके पास ले जाओ? तो तुम इसको ले जाओ rRNA के पास। किसके पास ले जाओ? तो rRNA के पास ले जाओ, ठीक है। तो मैसेंजर RNA tRNA को बुलाता है, यानी ट्रांसफ़र RNA को बुलाता है, और ट्रांसफ़र RNA क्या करता है? इसको उठाता है और इसको उठा के rRNA को दे देता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र RNA जो है इसका काम होता है परिवहन करने का। ट्रांसफ़र RNA जो होता है उसका काम होता है ट्रांसफ़र करने का, यानी परिवहन करने का। वहीं बात करें mRNA, तो mRNA का काम होता है सूचना देने का, इन्फॉर्म करने का, ठीक है। और इसलिए इसे हम मैसेंजर RNA कहते हैं। ये क्या करता है? अमीनो एसिड की पहचान करता है, पहचान करके उसको एक क्रम में सजाता है, फिर tRNA को बुलाता है और tRNA इन सारे अमीनो एसिड को, यानी 10 अमीनो एसिड को ले जाके rRNA को दे देते हैं। rRNA जिनका नाम है राइबोज RNA, ये क्या करते हैं कि 10 इनके पास ऑलरेडी पहले से होता है और 10 ये लेकर आए, तो 10 + 10 यानी 20 अमीनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। 10 अमीनो एसिड को मिला के कितना हो जाता है? 10 + 10 यानी 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। कौन कर देते हैं? तो rRNA कर देते हैं। यानी प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन बनता है RNA में। प्रोटीन निर्माण करने में कौन सहायक है? तो rRNA सहायक है। क्लियर? तो आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है? तो अमीनो एसिड की पहचान mRNA करता है। अभी हमने बताया ना आपको कि अमीनो एसिड की पहचान mRNA करता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है? तो अमीनो एसिड की पहचान mRNA करता है। और परिवहन का काम कौन करता है? RNA में परिवहन का काम, RNA में परिवहन का काम कौन करता है? तो RNA में परिवहन का काम tRNA करता है, यानी ट्रांसफ़र RNA करता है। ओके, और बोलेगा कि rRNA में प्रोटीन कौन बनाता है? तो प्रोटीन rRNA बनाता है। RNA में प्रोटीन rRNA बनाता है। कंप्लीट। यहाँ देख लीजिए आप एक बार। अमीनो एसिड की पहचान करना मैसेंजर RNA का काम है और उन्हें एक क्रम में सजाना इनका काम है mRNA का। ट्रांसफ़र RNA tRNA को कहते हैं। यह अमीनो एसिड का परिवहन करता है, यानी ये ले जाकर ट्रांसफ़र करता है किसके पास? rRNA के पास करता है, यानी राइबोज के पास लाता है। ओके, और rRNA जो होता है, राइबोज RNA जिसे हम बोलते हैं, यह प्रोटीन निर्माण करता है और प्रोटीन निर्माण करके 10-20 अमीनो एसिड का निर्माण करता है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं DNA से RNA का बनना क्या कहलाता है। DNA से RNA का बनना क्या कहलाता है? देखिए, DNA से RNA बनना आसान है, क्योंकि इसमें से एक स्टैंडर्ड को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? RNA बन जाएगा। क्योंकि DNA में डबल स्टैंडर्ड होता है, वहीं RNA में सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो DNA से RNA बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से RNA बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से RNA बनना बहुत ईजी है, यानी सिर्फ हटा देंगे तो ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसफ़र हो गया, RNA बन गया। DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वहीं RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। रिवर्स यानी उल्टा। पूछिए कैसे? क्योंकि एक तो है, अब इसमें एक और चाहिए, तो ये रिवर्स हुआ ना, एक और इसमें चाहिए तो रिवर्स करना पड़ता है, तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं RNA से DNA बनने को। वहीं बात करें DNA से DNA बना यानी फोटोकॉपी, तो इसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। DNA से DNA बना रेप्लिकेशन, DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA से फिर DNA बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले DNA के उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की जानकारी करने वाली DNA के उस भाग को हम जीन कहते हैं। आप mRNA या tRNA या rRNA नहीं इसको
टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन में आपको mRNA, tRNA, rRNA देगा, पर इसका राइट आंसर होगा जीन। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले भाग को हम जीन कहते हैं। जीन जो होता है वो डीएनए में उपस्थित होता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। जैसे डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वहीं डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? तो ट्रांसलेशन कहलाता है। वहीं जब प्रोटीन बनने की जो अंतिम इस अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम अवस्था को हम ट्रांसला बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा प्रोटीन बनने की अंतिम अवस्था को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसला बोलते हैं। प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? तो ट्रांसलेशन कहलाता है। वहीं डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। तो मुझे लगता है कि आपका जितना भी डीएनए से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, और आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। डीएनए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है ये सब आप देख सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन में पूछे तो आप क्वेश्चन में इसका आंसर कर सकते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं प्रीवियस ईयर का। बताइए क्या आप बना सकते हैं इसको? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जीन है, ये पूछा था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में ही पूछा था। तो जीन क्या है? तो जीन ऑप्शन देखिए, डीएनए का एक भाग है, या डीएनए एवं हिस्टोन का एक भाग है, या डीएनए एवं आरएनए हिस्टोन का एक भाग है, या उपयुक्त सभी। तो अभी हम बताएं ना कि जीन जो है वो किसका भाग है? तो डीएनए में जीन जो है उपस्थित होता है। ओके, देखिए ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 18 नंबर, ये 2023 के प्री में पूछा है। 69 बीपीएससी 2023 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक इनका नाम है। वाटसन एवं क्रिक, इतना याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी खोज, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, आपका जितना भी क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।